नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे जो हम इसके पीछे वाली वीडियो में हमने देखा था ट्रांसजेनिक पादप के बारे में, या ट्रांसजेनिक पादप या पराजीनी पादप, या आप उसको रूपांतरित पादप भी कह सकते हैं, है ना। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो मैंने बताया था कि ट्रांसजेनिक पादप, पराजीनी पादप या रूपांतरित पादप क्या है। ये होते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, है ना। आनुवांशिकते रूपांतरित पादप कह दो या जीव कह दो, ये इसका हिंदी अर्थ है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का आनुवांशिकता रूपांतरित पादप या जीव। ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, जीव पादप हो सकता है, चाहे जंतु हो सकता है, जो भी है। तो इस ट्रांसजेनिक पादप में क्या होता है, विजातीय डीएनए आता है ना। पादप का स्वयं का डीएनए प्लस विजातीय डीएनए, है ना। और फिर इससे ये तो डीएनए क्या बन जाएगा, पुनर्योगज डीएनए बन गया। और इससे जो पादप विकसित किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, पराजीनी। देखो यहाँ नाम से पता, पराजीनी यानी कि दूसरे का जीन। क्यों, ये हमने यहाँ पर लिया है ना दूसरे का जीन, ये देखो यहाँ पर दूसरे का जीन लिया है। तो जो पौधा विकसित होगा उसके अंदर कुछ भिन्न लक्षणों के जो अपनी उसकी जो स्वयं की जो मात्र पादप से, जहां से हमने उसकी कोशिका ली है, हमने जिस पादप को ट्रांसजेनिक हम कर रहे हैं, जहां से उसकी कोशिका ली है, उस पादप से बिल्कुल काफी भिन्न होगा ये पादप। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक पादप या रूपांतरित पादप, क्योंकि इसका रूप बदल चुका है। इस पादप का क्या है, अब नया जो पादप विकसित होगा इसका क्या हो गया, रूप चेंज हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रूपांतरित पादप भी कहते हैं। ठीक है। अब इसके कुछ चरण होते हैं। जो ये आपका पराजीनी पादप है, ट्रांसजेनिक पादप है, इसको प्राप्त करने के कुछ चरण होते हैं कि भाई किस प्रकार ट्रांसजेनिक पादप है वो तैयार किए जाते हैं। और ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जितने भी आपके जो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों के जो लाभदायक किस्में हैं, उनके ट्रांसजेनिक किस्में बनाकर उनसे अधिक से अधिक खाद्यान्न के रूप में उसका यूज किया जा सकता है। तो पहला क्या है, वांछित जीन की पहचान व उसका पृथक्करण। यानी जो जीन हमें चाहिए, यानी जिस लक्षणों वाले, जिन गुणों वाले पादपों को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, जिन विशेष लक्षणों वाले पादप या जंतु हमें चाहिए, उस प्रकार के जीन्स को पहले हमें क्या कर लेना है, उसको पहचानना है। और पहचानने के बाद में उसको क्या करना है, अलग करना है। पहला चरण ये हो गया। दूसरा, आपके पुनर्योगज प्लाज्मिड पहचान व एग्रोबैक्टीरियम का पृथक्करण। तीसरा हो जाएगा जो रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम है, रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम का पादप कोशिका में स्थानांतरण। ठीक है, रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम के पादप कोशिका में स्थानांतरण। चौथा है एग्रोबैक्टीरियम का अच्छा ये तो हो गया, एग्रोबैक्टीरियम का रूपांतरण स्थानांतरण हो चुका है। अब
संवर्धन माध्यम में चयनित संवर्धन करवाना। तो एग्रोबैक्टीरियम का पादप कोशिका में स्थानांतरण हो गया। उसके बाद में जो जितनी भी चयनित पादप कोशिकाएं हैं, चयनित पादप कोशिकाएं, उन चयनित पादप कोशिकाओं का क्या करना, संवर्धन माध्यम उसको संवर्धन करना और उसका क्या करना, चयन करना। चयनित पादप कोशिकाओं, पहले तो सारी पादप कोशिकाओं को संवर्धन माध्यम में रखेंगे, है ना, फिर उनमें से जो रूपांतरित पादप कोशिकाएं हैं उनको क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है, और अलग करने के पश्चात है पराजीनी लक्षणों की अभिव्यक्ति। फिर ये जो लक्षण है, पराजीन के जो लक्षण हैं, वो उस जीव के अंदर आसानी से आपको प्रकट होते हुए दिखाई देंगे। तो जो प्रकट हो जाएंगे तो फिर वो ट्रांसजेनिक जीव कहलाएगा। तो ये कुछ चरण है ट्रांसजेनिक पादप विकसित करने के। अब आगे देखिए आप, पराजीनी पादपों से संबंधित कृषि एवं औषधि विज्ञान में महत्वपूर्ण उपलब्धियां। ठीक, तो इसमें पहला है आपके कीट प्रतिरोधकता। कीट प्रतिरोधकता। अब देखो यहां पर कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो कीट प्रतिरोधी होते हैं, है ना। ऐसे एक जीवाणु है आपके बैसिलस थुरेंजियसिस। तो प्राकृतिक रूप से कीट प्रतिरोधी जीवाणु बैसिलस थुरेंजियसिस प्राकृतिक रूप से मृदा में पाया जाता है ना। कहां पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से मृदा में पाया जाता है। और इसका पता 1911 में लगाया गया था। तो 1911 में इसका पता लगाया गया। 1961 में अमेरिका ने इस जीवाणु का जैवनाशी के रूप में क्या कराया, पंजीयन कराया, यानी पेटेंट कराया। यानी कोई भी चीज है, कोई देश है, उस पर वो सिर्फ वही दावा कर सकता है, इसलिए उसका पेटेंट करवाना जरूर था। पंजीयन कराया 1961 में अमेरिका ने, है ना। तो इसकी विशेषता क्या है, हम क्यों बात कर रहे हैं कि इस जीवाणु में, किसमें, बैसिलस थुरेंजियसिस में, इस जीवाणु में एक जीन पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, बीटी जीन, है ना। बीटी जीन कहते हैं, बीटी जीन कहते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर ये इस बैसिलस थुरेंजियसिस में जो जीन पाया जाता है उसे बीटी जीन कहते हैं। अच्छा, इसका एक और नाम है, इसे क्राइजीन भी कहते हैं, इसे क्राइजीन भी कहते हैं। तो अब क्या है कि इस जीवाणु में से इस बीटी जीन को पृथक करके कपास में स्थानांतरित किया गया और इस
किस्म को बीटी कपास नाम दिया, बीटी कपास या बीटी कपास, या एक नाम और इसको किलर कपास भी कहते हैं इसको। ठीक, अब क्या है कि ये जो जीवाणु है वो क्या होता है, कीटों के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाता है। जो कीट आते हैं, जैसे एक आता है उसमें कपास पर गोलक शलभ, शलभ होने कीड़ा, एक वर्म होता है कीड़ा, गोलब शलभ, ये एक कुछ कीड़ा होता है जो कि कपास की फसल को बहुत ज्यादा डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है। अलग अलग फसलों में कुछ अलग अलग प्रकार के कीड़े होते हैं जो कि इनको फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब क्या है कि ये जो बैसिलस थुरिंजियसिस है उसके अंदर जो जीन पाया जाता है, जैसे हम बीटी जीन या आप कह सकते हो क्राई जीन भी कहते हैं, ये जीन क्या करता है, उस जीवाणु को जो दूसरे जो जीव होते हैं उनके प्रति, कीट होते हैं उनके प्रति क्या बना देता है, प्रतिरोधी बनाता है। तो जब वैज्ञानिकों ने क्या किया, उसका जीन उठाया वहां से और कपास के पौधे के अंदर उसको ट्रांसफर करवा दिया अलग अलग विधियों से, जो भी विधि हम हमने पिछले इससे पहले पढ़ा है। तो जब इसके अंदर ट्रांसफर करवा दिया तो उस पौधे के अंदर, कपास के अंदर क्या हो गई, वो क्षमता आ गई, वो कीटों से अब लड़ सके। क्यों? क्योंकि वो जीन, हम जो जीवाणु है बैसिलस थुरिंजियसिस, उससे वो जीन उठाकर इन कपास के पादपों के अंदर क्या कर दिया, डेवलप कर दिया गया। तो ये ट्रांसजेनिक पादप हो गया। ट्रांसजेनिक पादप हम तो उन्हीं को तो बता रहे थे कि जो पादप, जिन पादपों के अंदर किसी दूसरे का जीन, दूसरे का डीएनए उस पादप के जीनोम के अंदर संयुग्मित कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसजेनिक पराजीनी या रूपांतरित पादप कहलाता है। तो यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। इस बैसिलस थुरिंजियसिस का जो जीन है वो लेकर इस कपास के पादप के अंदर उस जीन के साथ मिला दिया। तो अब ये जो बीटी कपास, इसको क्या कहते हैं, बीटी कपास या बीटी कपास। तो ये जो बीटी कपास है ये क्या है, ये ट्रांसजेनिक पादप है, ये ट्रांसजेनिक पादप है। और इस ट्रांसजेनिक पादप में क्या विशेषता है कि ये कीटों के प्रति क्या दिखाता है, प्रतिरोधकता दिखाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये बैसिलस थुरिंजियसिस का जो विशेष प्रकार का जीन है वो मौजूद है। तो पहला उपयोग तो ये है कि कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक पादप तैयार किए जाते हैं। अगला है देखो, नर बंध्यता उत्पन्न करना। जो पादप प्रजनन है, पादप प्रजनन में संकरण हेतु प्रयोगों में नर बंधे पादप क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें जो विपुंसन की जो क्रिया है, विपुंसन की क्रिया नहीं होती है, इसलिए जो समय धन जो खर्च है वो खर्च नहीं होता नरबंध्य पुष्प, नरबंध्य पादप उत्पन्न करने में। अब क्या है, ये जो नरबंध्य पादप हैं ये उत्पन्न कैसे होते हैं, तो ये बैसिलस एमाइलो लिक्वेफेसिएंज है ना, काफी बड़ा नाम है ये, बैसिलस एमाइलो लिक्वेफेसिएंज का जीन है, वो एक पादप तोरिया के जीनोम में एग्रोबैक्टीरियम वाहक की सहायता से पहुंचाकर
नरबंधे पादप उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक, तो नरबंधे पादप बेसिलस एमाइलोलिक्वे, बेसिलस ध्यान रखना है, बेसिलस एमाइलोलिक्वे फेसिएंस का जो जीन है या जो डीएनए है उसको तोरिया के जो जीनोम है वहां पर संकलित करना, वहां पर उसको पहुंचाकर किसकी सहायता से, एग्रोबैक्टीरियम वहां की सहायता से वहां पर यदि पहुंचाकर नरबंधे पादप उत्पन्न किए जा सकते हैं। अगला है फलों में विलंबित परिपक्वन। फलों में विलंबित परिपक्वन, जैसे अमेरिका में क्या है, एक पराजिनी पादप है टमाटर की, है ना, फ्लेवर सावर, ये एक क्या है, ट्रांसजेनिक पादप है। ट्रांसजेनिक पादप किसकी, टमाटर की। तो इसमें क्या है कि एक तो जो फल हैं, फल बड़े होते हैं, सामान्य से जो टमाटर हैं, आप ऐसे कह सकते हो, टमाटर सामान्य टमाटरों से क्या होते हैं, बड़े होते हैं और स्वाद में क्या होते हैं, बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। तो अब इसको एक किस प्रकार इनको बनाया गया कि जो कोशिका भित्ति का अपघटन करने वाला एंजाइम है, कोशिका भित्ति का अपघटन करने वाले एंजाइम, जो एंजाइम कोशिका भित्ति का क्या करता है, अपघटन करता है, पॉली ग्लैक्टोरोनेज एक एंजाइम है, पॉलीग्लैक्टोरोनेज एंजाइम, इसकी सहायता से या इसकी एंजाइम की मात्रा कम करके, मात्रा कम करके, अब इसकी मात्रा कम करने से क्या हुआ कि कोशिका भित्ति का अपघटन क्या होता है, रुक गया, और ये लंबे समय तक क्या होता है, टमाटर खराब नहीं होता। कोशिका भित्ति का अपघटन रुकने का मतलब क्या है कि ये जो फल है, टमाटर है, वो लंबे समय तक खराब नहीं होता। तो ये है फलों में विलंबित परिपक्वन, यानी उसको परिपक्व होने में थोड़ा समय लगता है। तो जितना ज्यादा परिपक्व, धीरे धीरे परिपक्व होगा, उतना ही परिपक्व होने के बाद में आपको पता, वो कोई भी चीज है, फल है ना, वो जल्दी खराब होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुकी है। तो इस परिपक्वता में कुछ विलंबता लाने के लिए ये आपके जो ये पॉलीग्लैक्टोरोनेज एंजाइम है, इसकी मात्रा है वो कम कर दी जाती है। अब अगला है पराजिनी पादप जैव किण्वनक। तो देखो, तो जो पराजिनी पादप है, पराजिनी पादप है, पराजिनी पादप जैव किण्वनकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। कैसे? पराजिनी पादप जैव किण्वनकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। कैसे? कि जो अधिकांश जो पराजिनी पादप होते हैं या ट्रांसजेनिक पादप आप कह सकते हो, ट्रांसजेनिक पादप, इनमें कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों का इन ट्रांसजेनिक पादपों में या पराजिनी पादपों में क्या होता है, निर्माण होता है। तो बहुत से रासायनिक पदार्थों का निर्माण होने के कारण, रासायनिक पदार्थों के निर्माण के कारण ही इसे आणविक कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आणविक कृषि भी कहते हैं।
तो ये है आपके पराजनी पादप जैव किण्वक। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।